दोस्तों वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश के सेशन में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एकदम नया कंसेप्ट, एक नए तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं IBPS क्लर्क मेंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 में के जो पेपर आए थे उस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। दोस्तों ये जो एरर क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, इन एरर क्वेश्चंस में जो एरर है उसके अलावा भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में वर्ड टू वर्ड हर एक पूरे सेंटेंस बाय सेंटेंस उसका जो कंसेप्ट है उसको हम समझने वाले हैं। इसलिए अब ये हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखो कि क्लर्क में जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, IBPS क्लर्क में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लर्क आप उसके साथ साथ जो है LIC जो है, LIC में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले। तो जो आप लोग LIC क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए मेरे साथ जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे हमारा तरीका है भाई, सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि एक मोटा मोटा हम लोग समझे कि ये जो सेंटेंस है वो किस सेंस में दिया हुआ है, किसके बारे में है, और उसके बाद में जो है हम लोग एरर्स की बात करेंगे। तो देखो आप पहले एक बार रीडिंग मार लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, ठीक। फिर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। द राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग्स एंड द स्कार्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मटीरियल्स seems to have opened up a sizable market for young ventures producing alternatives that are कॉस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। ठीक है दोस्तों, अभी एरर पे मत ध्यान दो, अभी क्या ध्यान दो इस पे समझने पे। भाई सबसे पहले तो हमको उसका सेंस समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है। तो देखो, राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग, ये जो बात चल रही है ये किसकी चल रही है? एक ट्रेंड की बात चल रही है, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की बात नहीं हो रही। ग्रीन बिल्डिंग मतलब इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स की बात हो रही है। तो इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनाने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा चलन में है, और जो स्कार्सिटी ऑफ इन जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स की जो कमी है, इसके कारण क्या हो रहा है कि एक साइजेबल मार्केट खुलता जा रहा है यंग नए नए वेंचर्स के लिए, जो प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव दैट आर कॉस्ट एफिशिएंट, एक नए तरीके बनते जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे स्ट्रक्चर की। आप देखो द राइजिंग ट्रेंड, तो इसमें बात किसकी हो रही? देखो राइजिंग ट्रेंड, ये हमारा हो गया राइजिंग ट्रेंड, ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या है हमारा? राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। फिर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग, किसका ट्रेंड है? ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने का आपका ट्रेंड। दूसरा है एंड, ठीक है। क्या हो गया? एंड द स्कार्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मटीरियल। यहां तक दोस्तों मैं आपको इसको बहुत सिंपल कर देता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल कर देता हूं मैं। हम क्या करते हैं, यहां पर बात हो रही है राइजिंग ट्रेंड की, तो राइजिंग भी हटा दो, चलो। तो क्या बन गया? ट्रेंड बन गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीज है भाई, ये किस चीज का ट्रेंड है? कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग, इसको भी हटा दो। अभी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ट्रेंड बचा, बाकी सब हटा दो, ठीक है। अब ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग एंड, यहां लिख दो आप, क्या लिख दो दोस्तों? एंड, क्या लिख दो? एंड। दूसरी क्या बात हो रही है? द स्कार्सिटी ऑफ, तो ये स्कार्सिटी किसकी बात हो रही है? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। क्या मतलब होता है? कमी। तो हमने क्या किया, देखो ये ऑफ आया ना, ऑफ का मतलब क्या है कि ट्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इधर आप देखो स्कार्सिटी ऑफ, तो ऑफ आया ना, ऑफ का मतलब है कि ये स्कार्सिटी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। भाई किस तरह की स्कार्सिटी? ट्रेडिशनल मटेरियल की कमी। किसकी कमी? ट्रेडिशनल मटेरियल की कमी। कौन सा ट्रेंड? कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग का ट्रेंड। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों हटा दो, तो बात हमारे पास क्या बचेगा? ये बच गया नाउन वन। क्या बन गया? नाउन वन बन गया। और ये हमारा हो गया स्कार्सिटी जो है नाउन टू, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो गया? देखो नाउन वन, बीच में लगा एंड, और ये हमारा हो गया नाउन टू, ठीक है।
अब मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि जब भी ये स्ट्रक्चर हो कि दो आपके नाउन हैं या इनको नाउन क्लॉज बोल दो, भाई लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े सेंटेंस है, तो वो क्लॉज कहलाएंगे, नाउन क्लॉज। इधर ये भी क्या हो गया, नाउन क्लॉज। ठीक है भाई, ऐसे क्लॉज वो सेंटेंस जो नाउन के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐड कर दे तो वो नाउन क्लॉज बन जाएगा। पर हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ये इंफॉर्मेशन नहीं लगाएं, मान लो मैं बोलता हूं कि ट्रेंड एंड स्कार्सिटी seem to have opened up the sizable market, मीनिंग तो वही है ना कि एक तो ट्रेंड पर उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, द राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ये सब। ठीक है, वैसे ही स्कार्सिटी, तो द स्कार्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल, वो सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, बट मेन क्या है आपका नाउन 1 फिर आपका नाउन 2, ये कंडीशन जब बीच में लगा हो एंड, तो हमारा वर्ब कैसा होगा दोस्तों, वर्ब कैसा होगा भाई, वर्ब होगा आपका प्लूरल। वर्ब कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल ही होगा ना, क्योंकि 1 + 1 2 एंड तो क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब देखो आप, तो राइजिंग ट्रेंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन बिल्डिंग ये सब एक हो गया, एंड द स्कार्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मटेरियल, यहां पकड़ में आ गया वर्ब। ठीक है, सीम्स जो है आपका वर्ब है, लेकिन ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब हमारा ये एस नहीं आएगा दोस्तों, एस नहीं आएगा, केवल सीम हो जाएगा, सीम केवल करेक्ट हो जाएगा, एस रॉन्ग हो जाएगा। टू हैव ओपनड अप अ साइजेबल मार्केट, उन्होंने क्या करा, एक साइजेबल मार्केट को ओपन करा फॉर यंग वेंचर्स, नए नए जो वेंचर्स हैं उन लोगों के लिए ओपन किया। देखो वेंचर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है, वेंचर का मतलब होता है, देखो वेंचर के दो मीनिंग्स होते हैं। ये जो वर्ड है आपका वेंचर जो है, वेंचर के दो मीनिंग होता है। वेंचर दोस्तों आपका नाउन भी होता है और वेंचर जो है वो आपका वर्ब भी होता है। ठीक है ना, अब आपका नाउन देखो, नाउन में अगर वेंचर में बोलूं तो कोई बिजनेस, क्या बोलूंगा, कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस, ठीक है, कोई फॉर्म बिजनेस शुरू करना। और वेंचर अगर मैं इसको एक्शन की तरह, क्रिया की तरह लूं तो वेंचर का मतलब होता है टू एंटर, वी वेंचर्ड अ न्यू सिटी, मतलब हम नई सिटी में एंटर किया या घूमना फिरना। ठीक है, तो ये वेंचर जो वर्ब है इसका मतलब है टू एंटर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे किस सेंस में हो रहा है, फॉर यंग वेंचर्स, तो यंग बिजनेसमैन है ना, उसके सेंस में आ रहा है। प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स दैट आर कॉस्ट एफिशिएंट, इको फ्रेंडली, बाकी सब करेक्ट है। भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर को आपको समझना है बहुत अच्छे से, तो आप लोग इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल ढूंढा करो, मैं बोलता हूं ना, दो चीजें ढूंढा करो, एक तो सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब को तो ढूंढना ही चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए वर्ब कौन सा आ रहा है, वो ढूंढा करो। देखो भाई एक बार पकड़ में आ गया सब्जेक्ट, ये ट्रेंड भी मुझे सब्जेक्ट लग रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, ये स्कैर्सिटी सब्जेक्ट लग रहा है, फिर वर्ब का है, तो क्या वर्ब उसके हिसाब से है कि नहीं है, बस ये दिमाग में लगाया करो, आराम से पता कर लोगे क्या एरर है। चलिए नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, द ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसकी बात हो रही, देखो द रिव, ये हो गया हमारा ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कमीशन है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, बिल्कुल तुरंत 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 पता चल जाना चाहिए आपको कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और वो सब्जेक्ट जैसे ही पकड़ में आया ये पता करो कि भाई वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं, तो ये क्या है, द ह्यूमन राइट कमीशंस विच इज नाउ, जो कि, ठीक है, तो जो कि नाउ, अब देखो कमीशन है, विच आया, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो है ये किसके हिसाब से लगेगा, एंटीसीडेंट के, है ना, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, विच इज नाउ कंप्राइज, जो कि अब कंप्राइज्ड है, ये आपका पैसिव फॉर्म में, तो ईडी लग गया, किसमें फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, तो आपका ईडी लिख दिया, कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक है, और ये जो वर्ड है दोस्तों याद रखना, कंप्राइज्ड जो वर्ड है आपका, कंप्राइज्ड जो लिखा है, कंप्राइज, चलो कंप्राइज ले लो, एक कंप्राइज जो है उसके साथ हमेशा ऑफ आता है, जो कि आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या है आपका, फिक्स प्रीपोजिशन है, लेकिन किस कंडीशन में ऑफ आता है ये भी याद रखना, कब, जब आपका ये एक्टिव वॉइस में हो, किस में हो, एक्टिव वॉइस में हो। लेकिन कभी कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, एक कंडीशन में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कब, जब हमारा सेंटेंस, देखो ये ऑफ
नहीं आता है जब हमारा सेंटेंस किस में हो, पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में। जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपका ये ऑफ, इसमें कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि शायद मैंने आपको उल्टा बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपका पैसिव वॉइस में ही हमारा सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। इसमें आप थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा सेंटेंस, दोस्तों जब हमारा सेंटेंस पैसिव में है तो ऑफ आएगा, ठीक है। जब पैसिव में है सेंटेंस तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। और जब आपका सेंटेंस जो है एक्टिव में है, किस में है, एक्टिव, तो इसमें ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये दोनों बातें आप याद रखें। तो आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पैसिव का सेंटेंस लग रहा है, ठीक है। मटीरियल्स वेंच, ये यहाँ देख लेते हैं क्या पैसिव का लग रहा है, क्योंकि ये कंप्राइज्ड आया ना, कंप्राइज्ड ऑफ, तो यहाँ पे पैसिव सेंस में आएगा, पैसिव में यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी मीनिंग का ना एक और वर्ड होता है, ये जो कंप्राइज वर्ड है ना, इसी मीनिंग का एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंसिस्ट। और कंसिस्ट के साथ किसी भी फॉर्म में ऑफ आता ही आता है, चाहे वो आपका एक्टिव फॉर्म हो या फिर आपका पैसिव फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में जो है ऑफ कंसिस्ट में लगेगा, ठीक है। देखो दूसरी चीजें भी आप लोग क्लियर करते जाओ, है ना। जो एरर है वो तो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर करते जाओ, सारी चीजें क्लियर करते रहो। मैं सब कुछ बताऊंगा, जो जो इससे रिलेटेड जो जो चीजें आ रही ना, जो जो मुझे लग रहा है कि समझाना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं मैं। क्योंकि दोस्तों यही मायने रखता है, आईबीपीएस इतना आसानी से क्रैक नहीं होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो देखो कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, एक्टिव हो या पैसिव हो, ठीक है ना। और कंप्राइजेस के साथ ऑफ आता है कब? जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। और कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आएगा कब? जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जैसे हाँ, माय वर्क, हाँ अगर मैं लिखूं कि ठीक है, द सिटी इज comprised of many sectors, ठीक है। अब ये देखो पैसिव का सेंटेंस है, क्या हो गया? द सिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ, सिटी में क्या क्या है? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर है, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी। तो सिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी सेक्टर्स, तो ये आपका पैसिव का सेंटेंस है। इसी को अगर मैं एक्टिव में करूं तो क्या हो जाएगा कि सिटी क्या हो जाएगा? सिटी कंप्राइजेस मेनी सेक्टर्स। क्या हो जाएगा? सिटी कंप्राइजेस मेनी सेक्टर्स। तो सिटी जो है वो कंप्राइजेस मेनी सेक्टर, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और वो आपका पैसिव का सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। द ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है ना। कौन सा कमीशन? द ह्यूमन राइट कमीशन, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। विच आया, विच इसके लिए बराबर है क्योंकि कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो विच के साथ इज आ गया, ये भी बराबर है एंटीसीडेंट के हिसाब से। नाउ कंप्राइज्ड ऑफ, ये भी ठीक है, पैसिव वॉइस में है तो, है ना। मोर देन 80 यूनिवर्सल, तो मोर देन 80, 40 से ज्यादा, सॉरी 80 से ज्यादा जो है क्या? यूनिवर्सल, और ध्यान देना, और रीजनल कन्वेंशंस, और यूनिवर्सल और क्या? रीजनल कन्वेंशन विच हैज, ध्यान देना, विच हैज, जिनके पास है, विच हैज फोर्स्ड, जिन्होंने फोर्स कर दिया, ऑल द स्टेट पार्टीज, विच हैज फोर्स्ड ऑल द स्टेट पार्टीज टू कंप्लाई विद। देखो दोस्तों, कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन भी याद करो क्योंकि आईबीपीएस का दुलारा है। आईबीपीएस जो है उसको चाहिता है क्या? फिक्स प्रीपोजिशन। और उसके एरर, आईबीपीएस क्लर्क का तो ऐसा मामला है कि वो फिक्स प्रीपोजिशन देता ही देता है, उसको पता नहीं क्या लगाव है। देखो कंप्लाई के साथ विद आता है, याद रखना। कंप्राइज के साथ दोनों आता है, बता दिया। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, इसलिए बता रहा हूं बार बार मैं आप लोगों को। देखो कंसिस्ट कंप्लाई विद होता है, द नॉर्म्स विदाउट फेल।
अब इसका देखो, इसका जो एरर मुझे जो दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर का एरर नहीं है दोस्तों, मीनिंग का एरर है। किसका एरर है? मीनिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर से देख लेते हैं, इसको पूरा मीनिंग करना पड़ेगा हमको हिंदी में, ठीक है। देखो, ह्यूमन राइट कमीशन विच इज नाउ कंप्राइज्ड ऑफ, ह्यूमन राइट जो कमीशन है, जो कि अभी किससे बनी हुई है ना, कि क्या क्या उसके अंदर है प्रेजेंट, कंप्राइज ऑफ, जिसके अंदर मोर देन 80 यूनिवर्सल और कन्वेंशनल, यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस है। मतलब ये जो कमीशन है इसके अंदर 80 से ज्यादा यूनिवर्सल और रीजनल कन्वेंशंस है, ठीक है। कन्वेंशंस which now more than 80 universal conventions which has force, जिन्होंने की फोर्स, ध्यान देना, which has, ये which आ गया ना, which has force, जिन्होंने की फोर्स किया सभी स्टेट पार्टीज को टू कंप्लाई विद, फोर्स किया सभी स्टेट पार्टीज को टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स विदाउट फेल। मतलब सभी स्टेट पार्टीज को जिन्होंने कहा कि आप लोग जो है इन नॉर्म्स को बिना फेल हुए फॉलो करो, ठीक है, उनका पालन करो, उन नॉर्म्स का आप लोग क्या करो, पालन करो। तो द ह्यूमन राइट कमीशन इज नाउ कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 80 यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस। अब दोस्तों यहाँ ये जो विच है, ये विच जो है, क्या इसकी जरूरत है? आप बताओ मुझे। जिसने की फोर्स किया, भाई यहाँ पे किसकी कंटिन्यूटी की बात हो रही ना, देखो यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस, ये कन्वेंशंस हो गया, फिर ये हैज फोर्स, तो यहाँ पे जिसने की फोर्स किया, उसने नहीं, इसने फोर्स किया, कन्वेंशनल, मतलब ये जो है अननेसेसरी, विच जो है अननेसेसरी है, विच की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखो बिना विच से पढ़ो आप, बिल्कुल सही जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन जो है, जिसने की, जो कि आप किस से बनी हुई है। हाँ, वैसे भी दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों आएगा? भाई रिलेटिव प्रोनाउन का तो कोई यूज ही नहीं है। एक और तरीका है इसको पकड़ने का, हमने कहा हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब यदि हमारा सब्जेक्ट ये है तो इसका कोई ना कोई वर्ब तो होगा ना, होगा, तो वर्ब ढूंढो। देखो ह्यूमन राइट कमीशन, वर्ब ढूंढ, मिल रहा है क्या? ये सबसे बेस्ट इजी तरीका, वर्ब मिल रहा है क्या? नाउ कंप्राइज, ये तो पैसिव में आ गया है ना। देन 80 यूनिवर्सल, तो वर्ब तो हमारा यहाँ पे पकड़ में आया। तो अगर यहाँ पे वर्ब आया तो फिर विच क्या, विच का कोई यूज ही नहीं है, तो विच आपका रॉन्ग। ये जो वर्ब है आपका इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये सिंगुलर है, तो ये भी आपका सिंगुलर ही है, मतलब विच नहीं आएगा। बी में हमारा एरर है, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हुआ? कितने डेप्थ में जाके हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी ही गहराई से, इतनी ही डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस है मेरे दोस्तों, मेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप देखो क्वेश्चन में क्या, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। अ लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा। देखो दोस्तों, शुरुआत ही लॉट ऑफ से हो रही है। अगर इसको मैं ना भी समझाऊं तो भी आप एक रूल तो याद रखो। क्या रूल है वो? कभी भी दोस्तों याद रखो, ध्यान देना, और आपका लॉट ऑफ, ये वाला कभी भी स्ट्रक्चर होता है। और लॉट ऑफ का कभी भी आपके पास स्ट्रक्चर आया तो इसके बाद जो है आपका, इसके बाद क्या देखना है दोस्तों आप लोगों को, कि आपका जो नाउन है वो कैसा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है। और आपका जो वर्ब है वो कैसे आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। क्या रूल पढ़ा है कि अ लॉट ऑफ आया, उसके बाद वर्ब आपका कौन सा आया, नाउन आपका कौन सा आया, प्लूरल नाउन आया, लेकिन वर्ब आपका कौन सा आया, वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर आने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, इसके हिसाब से ढूंढो जरा। अ लॉट ऑफ आया, अब मुझे बताओ कि इसमें नाउन क्या है। तो अ लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा प्लूरल होता है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। बस ये हो गया। अब आप सीधे सीधे क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढो, ठीक है। आप सीधे सीधे अ लॉट ऑफ पर्सनल डेटा आर, देखो अ लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा आर शेयर्ड, तो अ लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा, तो यहाँ पे ये जो आर लगा हुआ है दोस्तों, ये जो आर लगा, याद रखना ये आर इस डेटा के लिए है। तो आपका प्लूरल नाउन, ध्यान देना, प्लूरल नाउन ये वाला जो डेटा है उसका वर्ब ये है, तो प्लूरल नाउन का प्लूरल वर्ब हो गया, ठीक है। अ लॉट ऑफ, लेकिन अ लॉट ऑफ जो वर्ड आया, अ लॉट ऑफ आर शेयर्ड थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट आवर ब्रेकफास्ट टीवी वॉचिंग शेड्यूल, ठीक है। उसके अलावा एंड इवन व्हेन आवर हाउस रिमेन एम्प्टी, इवन व्हेन आवर हाउस रिमेन, दोस्तों ध्यान दो कि
हाउस जो है, इवन व्हेन अवर हाउस, तो हाउस हमारा क्या है, हाउस हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, हाउस हमारा सिंगुलर नाउन है। इसका क्या मतलब है कि इसके आगे वाला जो वर्ब है वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो हाउस सिंगुलर नाउन, वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। मतलब यहाँ आपका गड़बड़ हो गया, यहाँ पर एस आने वाला है। क्या आने वाला है दोस्तों, एस आने वाला है। एम्प्टी आर पीसेज ऑफ, ठीक है, तो अ लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा आर शेयर्ड, ठीक है, आर शेयर्ड थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका तो मीनिंग हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना इजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। चलिए देख लेते हैं। तो अ लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा, किसकी बात हो रही है, बहुत सारे हमारे पर्सनल डेटा की बात हो रही है। तो ये तो हमको पता चल गया कि हमारा अ लॉट ऑफ से शुरू हुआ और ये हमारा प्लूरल नाउन हुआ। वर्ब हमारा जो है आगे का सिंगुलर आने वाला है। लॉट ऑफ आवर पर्सनल डेटा आर शेयर्ड थ्रू, तो अलॉट, हाँ, तो ये तो प्लूरल है आपका, तो ये a lot of our personal data are shared through smart objects, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो डेटा है, ये डेटा के लिए आर यूज हो रहा है, आर शेयर्ड थ्रू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड, और हम लोग यहाँ तक कि समझ में भी नहीं पाते हम लोग कि क्या अवर ब्रेकफास्ट, कि यहाँ तक कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो टीवी वॉचिंग का जो शेड्यूल है, टाइम है, एंड इवन और भी क्या साथ ही कि व्हेन आवर हाउस रिमेन, कि हमको ये भी डेटा हमारा कि कब हमारा जो घर है, हाउस है, वो रिमेन्स एम्प्टी, वो खाली रहता है। हम लोग सोशल मीडिया पे हर चीज को पोस्ट कर देते हैं कि गोइंग आउट ऑन अ ट्रिप, और ये भूल जाते हैं कि लोगों को ये भी पता चल जा रहा है कि हमारा घर सूना है, तो ये डेटा भी हमारा शेयर हो जाता है। इवन व्हेन गोइंग आउट ऑन हाउस रिमेन्स एम्प्टी आर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी क्या है, पीसेज ऑफ छोटी छोटी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी एस नहीं लगता है, इंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो करना है तो पीसेस लगाना पड़ेगा। श्योर टू गेट एक्सपोजर, श्योर टू गेट एक्सपोजर पोजिंग अ सीरियस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट, तो इसके अलावा क्या लग रहा है, देखो श्योर टू गेट एक्सपोजर, तो यहाँ पे एक्सपोजर की बात नहीं हो रही है। देखो दो वर्ड है दोस्तों, एक आपका होता है एक्सपोजर, एक्सपोजर जो है ना, याद रखना ये होता है आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड। तो एक्सपोजर का मतलब होता है टू नो, क्या मतलब होता है, टू नो या फिर टू एक्सपीरियंस, टू एक्सपीरियंस समथिंग, टू नो किसी चीज की अनुभव करना, ठीक है। एक्सपोजर मतलब देखिए, आई हैव एक्सपोजर ऑफ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, है ना, आई हैव एक्सपोजर टू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, मुझे बहुत सारी परेशानियों को झेलने का क्या है, एक्सपोजर में रहा हूं उन परिस्थितियों में, मतलब मुझे उसका अनुभव है, ठीक है। तो एक्सपोजर का मतलब होता है आपका टू नो या फिर एक्सपीरियंस। एक इसका जो वर्ब फॉर्म है एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड जो है ना दोस्तों, इसका वर्ब का फॉर्म है। तो एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि टू ओपन फॉर समथिंग, टू ओपन टू समथिंग, है ना, टू ओपन फॉर पब्लिक, टू ओपन फॉर पब्लिक, मतलब जब लोगों में आप क्या हो जाए, आपका सारा जो पर्दाफाश हो जाए, है ना, आपकी सारी सीक्रेट जो है लोगों को पता चल जाए, है ना, जैसे ही इज एक्सपोज्ड, his all his ill effects, all his ill doings are exposed, ठीक है, वो पूरी तरह से। या फिर the police has exposed the thief, तो पुलिस ने क्या कर दिया, थीफ को पूरी तरह से पब्लिक कर दिया, ओपन कर दिया। तो यहाँ पे एक्सपोज्ड, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंफॉर्मेशन श्योर टू गेट एक्सपोज, यहाँ वही सेंस हो रहा है कि हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, वो क्या हो रही है, पब्लिक तक एक्सपोज हो रही है, वो सबको पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोजर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्सपोज्ड, यहाँ पे राइट फॉर्मेशन है, ठीक है, पोजिंग अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी थ्रेट। चलिए, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को सारा पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।